सुंदरवन नाम के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, मोनू और पिंकी। टूनी के पति कालू की पिछले साल कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके कारण टूनी को प्रेस करने का काम शुरू करना पड़ा। टूनी कॉलोनी के पक्षियों के कपड़े इस्त्री किया करती थी। एक दिन की बात है, बच्चों तुम घर पर ही रहना, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? बेटी ये प्रेस ढंग से काम नहीं कर रही, इसको ठीक करवा कर आती हूँ। टूनी प्रेस को ठीक करवाने जाती है, तभी वहाँ सोनू नाम का कबूतर आता है। वह पक्षियों के स्कूल का प्रिंसिपल था और बहुत ही नेक दिल था। और टूनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं साहब, वो मेरी प्रेस ठीक से काम नहीं कर रही तो उसे ही ठीक करवाने आई थी। और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ नहीं साहब, बस इधर उधर खेलते फिरते हैं। स्कूल नहीं जाते क्या वे लोग? नहीं साहब, आप तो जानते हैं मेरी इतनी कमाई कहाँ कि मैं उन दोनों को पढ़ा सकूं। बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चल पाता है। टोनी तुम ऐसा करो, कल अपने दोनों बच्चों को मेरे स्कूल में ले आना। मैं उनका एडमिशन अपने स्कूल में करवा दूंगा और उन्हें मुफ्त शिक्षा दूंगा। सच में साहब, मैं कल ही अपने बच्चों को आपके स्कूल ले आऊंगी। अगले दिन टूनी अपने दोनों बच्चों को स्कूल ले जाती है, जहाँ सोनू उनका दाखिला अपने स्कूल में ले लेता है। बच्चों, अब तुम्हारा एडमिशन हो गया है, अब तुम मन लगाकर पढ़ना और अपनी माँ का नाम रोशन करना। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ तुम्हें पालने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। यस सर, हम अपनी माँ का नाम एक दिन जरूर रोशन करेंगे। टूनी बहुत खुश थी कि उसके बच्चे अब बड़े स्कूल में पढ़ेंगे। वहीं शाम को टूनी सोनू के घर उसके प्रेस किए हुए कपड़े देने जाती है। नमस्ते मैडम, ये लीजिए आपके कपड़े और ये मिठाई भी। मिठाई किस खुशी में? साहब ने आपको बताया नहीं, आज साहब ने मेरे दोनों बच्चों का दाखिला अपने स्कूल में करवा दिया और उनकी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होगी। सच में मैडम, सोनू साहब तो एकदम देवता हैं। उन्होंने इन गरीब बच्चों को अपने बड़े स्कूल में लेकर मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। अच्छा, मुबारक हो। वैसे सोनू ने मुझे ये बात बताई नहीं, शायद वह बताना भूल गए होंगे। ठीक है मैडम, मैं अब चलती हूँ, मुझे कई और पक्षियों के घर भी जाना है प्रेस के कपड़े देने। टूनी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सोनू की पत्नी चुनमुन उल्टी सीधी चीजें सोचने लगती है। सोनू आजकल बड़ा मेहरबान हो गया है इस चिड़िया पर, जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे पता करना ही होगा। चुनमुन अब सोनू की जासूसी करने लगती है। एक दिन वह देखती है कि सोनू टूनी के घर बैग में भर के कुछ ले जाता है। दूसरे दिन वह देखती है कि सोनू टूनी से हंस हंस कर बात कर रहा है, जिसको वह गलत मतलब निकाल लेती है। मैं इस प्रेस वाली की नीयत अच्छे से समझ गई। ये मेरे पति को मुझसे अलग करना चाहती है, पर मैं इसे इसके प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। फिर एक दिन की बात है। ये लो टूनी, ये कपड़े प्रेस कर देना। ठीक है मैडम, मैं कर दूंगी। टूनी अपने साथ वह कपड़े ले जाती है। वहीं दूसरी ओर चुनमुन रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। क्या हुआ चुनमुन, तुम रो क्यों रही हो? अजय देखो ना, अलमारी में सारे पैसे और जेवर गायब हैं। मेरी माँ की आखिरी निशानी, उनके कंगन भी जो मैंने यहाँ रखे थे, वो भी गायब हो गए। तुम चुप हो जाओ, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। सोनू पुलिस को कॉल करके बुलाता है। पुलिस खोजबीन शुरू कर देती है। चुनमुन जी, आपको किसी पर शक है या आपके आगे या पीछे कोई आया हो? शक तो किसी पर नहीं, पर अभी टूनी प्रेस वाली चिड़िया मेरे घर आई थी और वह घर से कपड़े लेकर गई है। क्या पता वो। चुनमुन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? टूनी ऐसा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्टर टूनी के घर जाते हैं और टूनी के घर की तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें चुनमुन के घर से लाए कपड़ों में सारे पैसे और जेवर मिल जाते हैं। गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो ये कपड़े जैसे घर से लाई थी लाकर रख दिए, एक बार इन्हें खोल कर भी नहीं देखा। इंस्पेक्टर उसकी एक नहीं सुनता। टूनी के बच्चे रोते रहते हैं। वहीं गौरी उसे जेल में भेजकर बहुत खुश थी। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है। मैंने उसे अपनी बहन माना और उसने मेरे साथ ऐसा किया। क्या बहन? हाँ गौरी, मैं उसे अपनी बहन मानता था, इसीलिए उसके बच्चों की किताबें और फल लेकर आया और उसके दुख में उसका साथ दिया। मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि कहीं तुम मना ना कर दो। गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह जैसा सोच रही थी वैसा कुछ नहीं था। वह सोनू को सब बता देती है और तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर टूनी को छुड़वा लेती है और टूनी से माफी भी मांगती है। मैंने आपको माफ कर दिया मैडम, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल पर क्या गुजरी होगी और आपने क्यों ये कदम उठाया होगा।
एक समय की बात है, श्यामपुर के जंगल में कुमकुम नाम की चिड़िया अपने 3 बेटों राकेश, राज और रॉकी के साथ रहती थी। कुमकुम ने तीनों ही बेटे अपनी माँ के बहुत लाडले थे। राकेश की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसीलिए कुमकुम ने उसके लिए एक गांव की पक्षी चिड़िया देखकर उसकी शादी करा दी। राकेश की पत्नी, जिसका नाम सुनीता था, बहुत ही संस्कारी थी और हमेशा ही घर में पल्लू करके रखती थी, जिसे देखकर उसकी सास कुमकुम बहुत ही खुश होती थी। ऐसे ही एक दिन कुमकुम की कुछ सहेलियां उससे मिलने आई हुई थी। भाई बहू हो तो मेरी सुनीता जैसी, जो हमेशा पल्लू करके रहती है और मेरी हर बात मानती है, वरना आजकल की बहुओं को देखो कैसे कैसे ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनती हैं। अरे जिसमें ना शरीर ढकता है ना कुछ, और कैसे जुबान लड़ाती हैं अपने सास से। बाप रे बाप, मैं तो कान पकड़ूं, अगर ऐसी बहू मेरी आ जाए तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। तभी सुनीता उन सभी के लिए चाय लाती है। ये लीजिए माँ जी, चाय पीजिए। अरे बहू तू भी बैठ ना, बैठ हमारे पास, तेरी ही बातें कर रहे थे हम सब। नहीं माँ जी, बड़ों के बीच बैठना अच्छे घर की बहुओं के संस्कार नहीं। आप बस बात कीजिए, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। सुनीता अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही कुमकुम की सहेली उसकी बहू की बहुत तारीफ करती है। अरे कुमकुम, तेरे तो भाग्य खुल गए, तुझे सुनीता जैसी एकदम गाँव बहू मिली है। काश हमारे भी नसीब ऐसे होते। बाकी ये बता, तू अपने दूसरे बेटे राज की शादी कब कर रही है? राज की शादी तो अभी हाल फिलहाल करने का मेरा कोई इरादा नहीं, बाकी जब भी करूंगी तो उसके लिए सुनीता जैसी बहू लेकर आऊंगी। वे सभी ऐसे ही हंसी मजाक भरी बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कुमकुम ने दरवाजा खोला तो देखा उसका बेटा राज शादी करके एक कबूतरी को अपने साथ लाया हुआ है। ये क्या है राज? माँ माफ कर दो, वो हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे मोना से शादी करनी पड़ी। पर अब जो भी हुआ हो, आप सब भूल जाओ और मोना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लो। कुमकुम उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। उसका पहनावा बहुत ही मॉडर्न था और उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था, जिसे देखकर कुमकुम की तो आंखें चौंधिया गई। तभी मोना ने कुमकुम से कहा, एक्सक्यूज मी माँ जी, रास्ते से हटिए ना, मुझे बाहर खड़े खड़े बहुत गर्मी लग रही है। उसके बाद वे बिना कुमकुम के पैर छुए उसे धक्का मार के अंदर चली जाती है, जिसे देख कुमकुम की सभी सहेलियां उस पे हंसने लगती हैं। हमारे यहाँ तो कभी ऐसी बहू नहीं आई कुमकुम, अब तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, देखती रहना। असली बहू का सुख तो तुम्हें अब मिलेगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर कुमकुम गुस्से में उनसे कहती है, ठीक है, आप सभी अब यहाँ से जा सकती हैं। हाँ हाँ, तो हमें भी रुकने का कौन सा शौक है, हम भी जा रहे हैं। वैसे कुमकुम मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी नई बहू मिल गई। इसके बाद वे सभी वहाँ से हंसते हुए चली जाती हैं। फिर एक दिन कुमकुम के भाई बहन घर पे आते हैं। अरे तुम दोनों अचानक से? क्यों, आ नहीं सकते क्या दीदी? अरे क्यों नहीं, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। और बताओ दीदी, राकेश और राज और रॉकी कैसे हैं सब? वो तो बहुत अच्छे हैं। तभी मोना वहाँ से गाने तेज आवाज में सुनते हुए आती है, जिसे देखकर कुमकुम बोली, अरे बहू जरा चाय बनाकर ले आना, मेरे भाई बहन आए हैं। तभी वह मुंह बनाकर मोना कहती है, माँ जी आपको दिख नहीं रहा क्या कि मैं कितना जरूरी काम कर रही हूँ? आप ये चाय का काम अपनी चचेरी बहू से करवा लीजिए। वैसे भी आप मुझे अपनी बहू मानती कहाँ है? दीदी ये कौन है? कुमकुम ने घबराते हुए जवाब दिया, ये राज की पत्नी है और मेरी छोटी बहू। क्या, राज की शादी हो गई? पर कब? अरे उसने चुपके से शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे दीदी, मुझे तो बहुत ही चालाक और चंड मालूम होती है। तुम बस अपना ख्याल रखना, ये सुनीता जैसी गऊ नहीं है, ये शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। अगर तुमने इसको जरा सा भी उल्टा सीधा बोला तो पता नहीं क्या कर देगी। कुमकुम उनकी बातें सुनकर चौकन्नी हो जाती है और मोना से कम ही बातें करती है। एक दिन मोना अपने कुछ सहेली दोस्तों को बुलाकर घर में तेज गाना बजाकर नाच गाना करने लगती है कि तभी पड़ोस की औरतें आकर कुमकुम से कहती हैं, अरे कुमकुम, ये जरा गाना गाने की आवाज तो कम करवाओ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, इन सब के चलते वो पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है चील बहन, मैं करवाती हूँ। कुमकुम डरती हुई मोना के पास जाती है और उससे कहती है, बहू तू जरा ये गाने की आवाज कम कर, पड़ोसियों को इससे परेशानी हो रही है। अरे माँ जी, आप भी किन लोगों की बातों में आ रही हैं? ये हमारा घर है और हमारा गाना, फिर हमारी मर्जी, इसमें जो भी करें। वो होते कौन है कहने वाले? हमें आवाज कम करने के लिए वो कौन है जो कह दें? ये कहकर मोना अपना दरवाजा बंद कर देती है
और गाने की आवाज और बढ़ा देती है। तभी कुछ और पड़ोसी औरतें वहाँ आकर लड़ने लगती हैं। तभी मोना भी बाहर आती है और उनसे खूब लड़ती है। इसके बाद कुमकुम का बाहर आना जाना मुश्किल हो जाता है और वे जहाँ भी जाती वहाँ पक्षी औरतें उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती थी। अरे देखो इसे, ये वही कुमकुम है ना जो दूसरों की बहुओं की कमी निकालती फिरती थी। उसकी बहू तो ऐसी की वैसी है। अब देखो, अपने मोहल्ले की सबसे बदतमीज और लड़ाकी बहू इसी की है। कुमकुम उन औरतों की बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती है और अपने घर आ जाती है और मोना से कहती है, तू निकल जा मेरे घर से। तेरी वजह से मेरी वर्षों की बनी बनाई इज्जत खराब हो गई। जहाँ मोहल्ले की कोई भी औरत मुझसे उल्टे बात नहीं करती थी, आज वे सभी मुझे ताने मार रही हैं। ठीक है माँ जी, आपको जैसा सही लगे। मैं तो जैसी हूँ वैसी रहूंगी। अब क्या करूँ, मेरी परवरिश ही ऐसी है। बाकी मैंने आपको कभी जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। बाकी आपको कभी मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मोना जाने ही लगती है कि कुमकुम को सब समझ आ जाता है कि सभी एक समान नहीं होते, सभी के अंदर कुछ न कुछ कमी तो होती ही है। तो वह मोना को रोक लेती है और उसे वो जैसे है वैसे ही अपना लेती है। टूनी की शादी होने वाली है। हर चिड़िया की तरह टूनी के भी दिल में शादी को लेकर कई सपने हैं, पर उसने अभी तक अपने पति को देखा नहीं है। उसने अपने माता पिता से कहा भी, पर उन्होंने कहा कि लड़के वालों के यहाँ ये रिवाज है कि चिड़िया शादी से पहले अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती, ना ही फोटो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। फिर ऐसे ही टूनी की शादी का दिन आ गया और बड़े धूमधाम से उसकी सोनू कबूतर के साथ शादी हो गई। टूनी ने आज पहली बार सोनू को देखा कि तभी टूनी की सास वहाँ आ गई। अरे चलो चलो, गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी कुछ ही देर में निकलने वाली है। अरे टूनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। माँ जी पर क्यों? मैं तो दूल्हे के साथ अलग गाड़ी में आऊंगी ना। अरे बहू, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोनू के फूफा की तबीयत उस गाड़ी में खराब हो जाती है। अभी आते वक्त वो उसी में आए थे और देखो उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई। इसलिए हमने ये सोचा है कि वे सोनू के साथ दूल्हे वाली कार में आ जाएंगे। टूनी कुछ कहना चाहती थी कि तभी उसकी जेठानी आ गई। अरे टूनी, मैं भी तुम्हारे साथ बस में ही चल रही हूँ और तुम देखना बस में कितना मजा आएगा। इन लोगों को तुम कार में जाने दो। टूनी अपनी जेठानी की बात मान लेती है और उसके साथ बस में बैठकर आ जाती है। उसके बाद टूनी को उसके कमरे में ले जाया जाता है और बेड पर बिठा दिया जाता है कि तभी उसके कमरे में एक कौवा आता है। तुम तो मेरी उम्मीद से भी सुंदर हो। वैसे मेरा तो बहुत मन था कि मैं तुम्हें शादी से पहले देख सकूं, पर क्या करूं, माँ ने कहा हमारे खानदान में चिड़िया चिड़ा एक दूसरे को शादी से पहले नहीं देख सकते। टूनी पहले तो उसको देखती है, फिर उससे बोलती है, आप कौन और आप क्या बोल रहे हो? आपको शोभा देता है ये सब बोलना? आप नई नवेली दुल्हन के कमरे में ऐसे घुस आए? चलिए निकलिए यहाँ से। अरे टूनी, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने पहचाना नहीं मुझे? मैं तुम्हारा पति हूँ सोनू, जिससे तुम्हारी शादी हुई है। और तुम ये कैसी पत्नी हो जो अपने पति को पहचानने से इनकार कर रही हो? अरे आज ही तो शादी हुई है हमारी और इतनी जल्दी भूल गई? तुम मेरे पति हो ही नहीं सकते। मेरी तो किसी और से शादी हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। अरे टूनी, याद करो, मैं ही था जिसने तुमसे शादी की है। टूनी याद करने की कोशिश करती है पर उसे कुछ याद नहीं आता। तभी उसकी सास और जेठानी वहाँ आ जाती हैं। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? माँ जी देखिए देखिए ना, ये कौन है और ये ऐसे मेरे कमरे में घुस आए? अरे देवरानी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? भला किसी पति को अपने पत्नी के पास जाने के लिए परमिशन लेनी होगी क्या? नहीं भाभी, ये मेरे पति नहीं है। मुझे अच्छे से याद है। मैं एक बार जो चेहरा देख लूं आसानी से भूलती नहीं हूँ। लगता है टूनी, तुम शादी की दौड़ भाग में थोड़ी परेशान हो गई हो, इसलिए थोड़ा आराम कर लो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वे कमरे से बाहर आकर बात करने लगते हैं। तभी वह कौवा कहता है, देख बुढ़िया, अगर यही तमाशा चलता रहा ना तो मैं ये काम नहीं करने वाला। अगर उस चिड़िया ने मुझे अपना पति मानने से इनकार कर दिया और उसे अच्छे से याद आ गया कि मैं उसका पति नहीं हूँ। अरे अरे धीरे बोल और अपनी ये मनूस जुबान बंद कर। देख, वो सब मैं नहीं जानता, बस मुझे तुम मेरा पैसा टाइम से देते रहना। अबे पहले मिल तो जाने दे, घर बसा नहीं और लुटेले पहले आ गए। अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। तू जानता है मैंने उस सोनू की शादी क्यों कराई? ताकि मुझे उसकी सारी जायदाद मिल सके, जिसके लिए मैंने जिंदगी भर इंतजार किया। और नहीं तो क्या,
मैंने भी तो इस जायदाद को पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। उनकी ये सब बातें अंदर बैठी टूनी सुन लेती है और अब उसका शक और गहरा जाता है। फिर अगली सुबह उसने घर की छानबीन शुरू कर दी, पर उसे कुछ नहीं मिला। इस घर में तो मुझे कुछ नहीं मिल पाया, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा। तभी उसके सामने एक तोतन आती है जो उस घर की नौकरानी थी और वह टूनी को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाती है। मेम साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। पर आप कौन और आप मुझे क्या बताना चाहती हैं? देखो बहू, तुम जो सोच रही हो वही सही है। मतलब तुम्हारी शादी उस कौवे से नहीं हुई, तुम्हारी शादी तो सोनू कबूतर से हुई है, जिसको इन्होंने ना जाने कहाँ कैद किया हुआ है। पर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जायदाद का लालच बहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस मुझे ये पता करना है कि इन्होंने मेरे असली पति सोनू जी को कहाँ छुपाया हुआ है, बाकी मैं खुद कर लूंगी। अगले दिन टूनी अपनी सास से बड़े मीठे तरीके से बात करने लगती है और अपनी जेठानी को भी खूब मक्खन लगाती है और उस कौवे को भी अपना पति मान लेती है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने आपको इतना परेशान किया, पर अब मुझे सब याद आ गया है। अरे बहू, मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी कि यह सब थकान के कारण हुआ है। अब देख, थकान उतर गई तो सब ठीक हो गया। जी माँ जी। सबसे पहले टूनी उनका विश्वास जीतती है और उसके बाद वह उनकी निगरानी शुरू कर देती है। और फिर एक दिन वह अपनी सास को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनती है। खाना क्यों नहीं खा रहा वो? तुम्हें क्या मैंने झक मारने के लिए रखा है? रुको, मैं ही आती हूँ। ये मेरी कौवन सास किससे बात कर रही है? मुझे भी इसका पीछा करना चाहिए, क्या पता कुछ मिल ही जाए। इसके बाद वह अपनी सास के पीछे पीछे लग जाती है। रास्ते में टूनी की सास को शक होता है कि उसके पीछे कोई है, पर टूनी भी बहुत चालाक थी, वो भी अपनी सास को देखने से पहले ही छुप जाती है। फिर उसके बाद वह कौवन जंगल के बीच एक सुनसान गुफा में गई और टूनी भी उसके पीछे गई। तभी उसने देखा कि कालू कौवन किसी को मार रही है। क्यों बे, खाएगा नहीं? मरना चाहता है क्या? तू मुझे कितना भी मार ले या पीट ले, पर मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा, समझी तू? तेरे बाप को तो पहले ही मैं नरक लोक भेज चुकी हूँ और तुझे मारते वक्त मेरे हाथ नहीं कांपेंगे, समझा? चुपचाप ये खाना खा ले और 1-2 दिन में मैं फिर आऊंगी। तुझे प्रॉपर्टी के पेपर पर भी साइन करने हैं। अभी तेरी बीवी तो मान चुकी कि वह कौवा ही उसका पति है, अब बस तेरे साइन हो जाए तो मजा आ जाएगा। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। टूनी जब थोड़ा अंदर जाकर देखती है तो पहचान जाती है कि यह कबूतर तो उसका असली पति है। फिर वह उन गुंडों को ध्यान भटकाने के लिए बाहर एक पत्थर फेंकती है, जिससे किसी के आने की आवाज सुनकर वे गुंडे बाहर आ जाते हैं और टूनी सोनू के पास जाती है। आप ठीक तो है ना? अरे टूनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको यहाँ बचाने के लिए आई हूँ, अब चलिए। नहीं टूनी, देखो मेरे हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। पर सोनू जी, वे आपकी माँ होकर ऐसा क्यों कर रही है? टूनी, वह मेरी सगी माँ नहीं है, वो मेरी सौतेली माँ है और उन्होंने जायदाद के चक्कर में मेरे पिताजी को भी मार डाला और मेरे पिताजी ने सारी जायदाद पहले ही मेरे और मेरी होने वाली पत्नी के नाम कर दी थी, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे कराई। तभी किसी गुंडे के आने की आवाज आती है। तुम यहाँ से चली जाओ टूनी, अगर किसी ने देख लिया तो वे तुम्हें मार डालेंगे। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, पर जल्दी वापस आऊंगी। टूनी वहाँ से चली जाती है और भागकर घर वापस आ जाती है और फोन करके अपने मायके वालों को सारी बात बता देती है। ठीक है टूनी बेटा, तू टेंशन मत ले, हम सब तैयार हैं, बस तू बता देना कब क्या करना है। टूनी अब सब जान चुकी थी, पर अभी भी उसके पास अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उसने उनके खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए। फिर एक दिन टूनी का पति उसके पास प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आता है। लो टूनी, इस पर साइन कर दो। ये क्या है? अरे ये तो LIC के पेपर हैं, मैं तुम्हारे नाम एक LIC की पॉलिसी ले रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें साइन करने की जरूरत है। टूनी ये जान चुकी थी कि कौवा झूठ बोल रहा है, पर फिर भी उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप साइन कर दिए। फिर इसके बाद वे लोग पेपर लेकर सोनू के पास गए और उन्होंने उसे भी साइन करा लिए और फिर टूनी की सास जोर जोर से हंसने लगी। आखिरकार मैं कामयाब हो गई, मुझे जो चाहिए था वह मुझे आखिर मिल ही गया। अब मैं इस घर की जायदाद की अकेली मालकिन बन गई हूँ। इसे पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, सोनू के बाप को मार डाला और सोनू को भी यहाँ कैद कर लिया।
टूनी की सास के कबूलनामे के बाद टूनी पुलिस को लेकर अंदर आ गई। बहुत खूब सासू माँ, मैं यही चाह रही थी कि आप अपने पापों को कबूल ले, और देखो आज हो भी गया। इसका मतलब तू नाटक कर रही थी? हाँ माँ जी, मैं नाटक ही कर रही थी। इसके बाद पुलिस टूनी की सास को अपने पति की हत्या और अपने बेटे को अगवा करवाने के जुर्म में अंदर कर लेती है और उसे उसके पापों की सजा देती है।